प्रिय व्यूअर, दृष्टि आईएएस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल हाल ही में लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद पहली लोकसभा चुनाव पर जारी चर्चा के आलोक में लिखा गया है। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के भारतीय इतिहास खंड से जुड़ा हुआ है। तो आइए आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव पर हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में बनी समिति ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। तो वहीं भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने 16 मार्च को आगामी 18वीं लोकसभा चुनाव के साथ ही आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम की विधानसभा सीटों के लिए कार्यक्रम की घोषणा कर दी है। ऐसे में देश इन दिनों चुनावी माहौल से गुजर रहा है। इस चुनावी गहमा गहमी के बीच आइए आज के इस कार्यक्रम से हम समझते हैं देश के पहले लोकसभा चुनाव का हाल। तो आइए सबसे पहले देश की तात्कालिक परिस्थिति समझ लेते हैं। देखा जाए तो देश की हालत उन दिनों खस्ता हाल थी। एक और उन दिनों देश जहां भारत पाकिस्तान विभाजन का दंश झेल रहा था, जिससे देश में गंभीर शरणार्थी संकट उपजा हुआ था, वहीं एक नव आजाद देश नव गणतंत्र और लोकतंत्र में कदम रखने जा रहा था। विभाजन के समय 80 लाख शरणार्थी देश में आए थे, जिन्हें देश में न केवल आवास और नौकरियां मुहैया करानी थी, बल्कि उन सब में एक अपनेपन का भाव भी बढ़ाना था। तो दंगों के जख्म भी भरने थे। दूसरी ओर रियासतों के रूप में देश 500 से अधिक टुकड़ों में बटा हुआ था, जिसका एकीकरण भी करना था। इतना ही नहीं, 200 वर्षों के लंबे गुलामी के बाद देश ने आज़ादी के बाद लोकतंत्र, गणतंत्र जैसे विचारों को अपने संविधान में समाहित तो किया था, लेकिन इसके पास न लोकतांत्रिक विचार का अनुभव था, न ही चुनावी प्रक्रिया का ज्ञान। ऊपर से आज़ादी के साथ ही उनके सपनों का भारत उन्हें मिलेगा, जनता के दिलों में ऐसी महत्वाकांक्षाएं बहुत ही उच्च स्तर की थीं। ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी के साथ ही कोई गरीबी से आज़ाद होने के स्वप्न देख रहा था, तो कोई अशिक्षा, बेरोजगारी, बंधुआ मजदूरी और शोषण से आज़ाद होने के लिए लालायित था। किसी के मन में समानता, स्वतंत्रता जैसे विचार हिलोरे मार रहे थे, तो भरपेट भोजन भी किसी के लिए दिवा स्वप्न था। यानी लोगों की आकांक्षाएं बहुत थीं, पर देश के पास संसाधन कम थे। इन कम संसाधनों के बीच इतनी बड़ी आबादी के लिए चुनाव का आयोजन करना ही सबसे बड़ी चुनौती थी, क्योंकि जहां देश की आबादी लगभग 345 मिलियन थी, वहीं उसमें से मात्र 16.6% लोग ही साक्षर थे। इसके साथ ही देश भाषा, सांस्कृतिक, धार्मिक, जातिगत पहचान के आधार पर भी बटा हुआ था। यही कारण था कि तात्कालिक परिस्थितियों को देखते हुए ही देश ने कई नेताओं को कहा था कि आज़ादी के बाद भारत को 10-15 वर्षों के लिए डिक्टेटरशिप अपना लेना चाहिए। यहाँ तक कि नेताजी भी चाहते थे कि भारत को आज़ादी के तुरंत बाद लोकतंत्र नहीं अपनाना चाहिए। हालांकि भारत ने ऐसा नहीं किया। वर्ष 1947 में ब्रिटिश सत्ता से आज़ादी के साथ ही भारत ने लोकतांत्रिक विचारों को अपनाना शुरू कर दिया। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया, तो वहीं स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव के लिए भारतीय चुनाव आयोग का गठन किया। तो स्वतंत्रता, समानता जैसे विचारों को भी संविधान में शामिल किया। इसी क्रम में वर्ष 1951 में भारत में चुनावी हलचल शुरू हो गई। तो आइए अब जानते हैं देश में कैसा था पहला चुनाव। कहते हैं भारत का पहला चुनाव विश्व में कहीं भी लोकतांत्रिक शासन का पहला वृहद प्रयोग था, जहां एक वैसे देश में चुनाव होने जा रहा था जिसकी जनता को भी यह विश्वास नहीं था कि वह सरकार का चुनाव कर सकती है। तो वहीं चुनावी प्रक्रिया मतदान से बिल्कुल ही अनजान तो थी ही, साथ ही साक्षरता के स्तर में भी काफी पिछड़ी थी। ऐसे में भारत में चुनाव कराना आसान नहीं था। सबसे पहले तो योग्य मतदाताओं की सूची बनानी थी, तो वहीं चुनावी क्षेत्रों का परिसीमन भी करना था। चुनावी प्रक्रिया क्या होगी, चुनावी खर्चे पर क्या सीमा होगी, तो चुनाव कैसे हो, किस महीने, किस मौसम में हो, कि सभी क्षेत्रों के लोग इसमें भाग ले सकें, यह भी तय करना था। तो बैलेट बॉक्स बनाना और लोगों को चुनावी प्रक्रिया सिखाना भी मुश्किल था। यही कारण था कि भारतीय चुनावी हलचल की चर्चा न केवल देश के मीडिया में बल्कि दुनिया भर के मीडिया की सुर्खी थी। विदेशी मीडिया में तो ऐसी खबरें चलती थीं कि भारतीय चुनाव लोकतंत्र का ट्रायल है। पर इस मुश्किल काम को सफल बनाया देश के पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन ने। इस चुनाव को सफल बनाने के लिए उन्होंने ऐसे कई नए नए प्रयोग किए जिसने देश में एक मजबूत लोकतंत्र की नींव रखी।
देश का पहला चुनाव 25 अक्टूबर 1951 को शुरू हुआ और 4 महीने तक चला, जिसमें 17 दिनों तक मतदान हुआ। चुनाव में कुल 14 राष्ट्रीय पार्टियों और 39 राज्य पार्टियां शामिल हुई थीं, जबकि बड़ी संख्या में निर्दलीय उम्मीदवारों ने भी हिस्सा लिया था। चुनाव में कुल 1874 उम्मीदवार खड़े थे। पहले लोकसभा चुनाव में एकल सदस्यीय और बहुसदस्यीय दोनों निर्वाचन क्षेत्र थे। इन बहुसदस्यीय निर्वाचन क्षेत्रों से एक से अधिक उम्मीदवारों का चुनाव होना था। इस दौरान 401 संसदीय क्षेत्रों के लिए 489 उम्मीदवारों का चयन होना था। जहां 314 एक सीट वाले थे, वहीं 86 2 सीटों वाले और एक 3 सीटों वाला निर्वाचन क्षेत्र था। वहीं यह चुनाव फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली के तहत आयोजित हुआ था। आइए अब उस दौरान चुनाव आयोग की मुश्किलों को थोड़ा जान लेते हैं। देश में चुनाव कराने के लिए सबसे मुश्किल काम में से एक था मतदाता सूची तैयार करना। इसके लिए चुनाव आयोग को 6 महीने के लिए 16,500 क्लर्कों की भर्ती तक करनी पड़ी थी। देखा जाए तो उस दौरान भारत में मतदाताओं की संख्या, यानी ऐसे लोग जिनकी उम्र 21 वर्ष से ऊपर थी, लगभग 173 मिलियन थी, जिसमें से लगभग 80 मिलियन महिला मतदाता थीं। लेकिन दिक्कत यह थी कि बिहार, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य भारत जैसे कई इलाकों में बड़ी संख्या में महिला मतदाताओं को उनके अपने नाम से नहीं, बल्कि उनके परिवार के पुरुष सदस्यों के साथ उनके रिश्ते के विवरण के आधार पर नामांकित किया गया था, जैसे कि ए की माँ, बी की पत्नी आदि। असल में स्थानीय रीति रिवाजों के अनुसार इन क्षेत्रों में महिलाएं अजनबियों को अपना उचित नाम बताने से कतराती थीं। लेकिन चुनाव आयोग ने सोच लिया था कि लोकतंत्र यूं तब तक मजबूत नहीं होगा जब तक एक महिला किसी अन्य नाम से अपनी पहचान को अपना बताती रहेंगी। यही कारण है कि आयोग द्वारा ऐसे निर्देश जारी किए जाते थे कि एक मतदाता का नाम उसकी पहचान का एक अनिवार्य हिस्सा है, इसलिए वही मतदाता सूची में शामिल हो। इसके लिए सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाई गई और मतदाता के वास्तविक नाम जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए गए। हालांकि इसके बावजूद लगभग 20 लाख महिलाओं ने अपने वास्तविक नाम नहीं बताए, जिस कारण नामावली से उनका नाम हटाना पड़ा। लेकिन आज इसी प्रयास का असर रहा कि देश में आज ज्यादातर क्षेत्र में पुरुषों से महिलाओं का वोट प्रतिशत ज्यादा रहता है। वहीं उस दौरान भारत में साक्षरता का प्रतिशत केवल 16.6 के आसपास होने के कारण अधिकांश निरक्षर मतदाताओं के लिए वैसे मतपत्रों पर अपने वोट अंकित करना असंभव था जिस पर चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के नाम छपे होते थे। यही कारण है कि चुनाव आयोग ने प्रतीकों का उपयोग किया। प्रतीक भी ऐसे चुने जो मतदाताओं द्वारा परिचित और आसानी से पहचाने जाने योग्य थे। तो वहीं गाय, मंदिर, राष्ट्रीय ध्वज, चरखा जैसी धार्मिक या भावनात्मक जुड़ाव वाली किसी भी वस्तु को अनुमोदित सूची में जगह नहीं दी गई। जैसे कि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह था जुए में बंधे हुए 2 बैल, सोशलिस्ट पार्टी का प्रतीक था पेड़, किसान मजदूर प्रजा पार्टी का झोपड़ी, अखिल भारतीय राम राज्य परिषद का उगता सूरज, बोल्शेविक पार्टी ऑफ इंडिया का एक सितारा आदि। इतना ही नहीं, इस दौरान चुनाव आयोग ने वयस्क मताधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के संदेशों के साथ 3000 से अधिक सिनेमाघरों में डॉक्यूमेंट्रीज दिखाए। तो सितंबर 1951 के दौरान मॉक चुनाव प्रक्रिया भी अपनाई गई, यानी जगह जगह चुनाव आयोग ने ट्रायल बेसिस पर लोगों को चुनावी प्रक्रिया सिखाने का अभियान चलाया। देखा जाए तो ब्रिटिश शासन के दौरान भी भारत में चुनाव हुए थे, लेकिन मताधिकार केवल कुछ चुनिंदा लोगों तक ही सीमित था। लेकिन यह चुनाव सार्वभौमिक मताधिकार पर केंद्रित था। ऐसे में इससे राजनीतिक दलों के सामने भी चुनौती खड़ी हो गई कि चुनाव प्रचार कैसे किए जाए। कुछ नेताओं ने सार्वजनिक रैलियां की तो अन्य ने घर घर जाकर वोट मांगने के लिए चुनाव अभियान चलाया। लेकिन सबसे अनोखी बात रही कि लगभग सभी उम्मीदवारों ने यही संदेश फैलाया कि मतदाता वोट दें, किसे वोट दें उससे ज्यादा जरूरी देना है। शायद इसलिए भी यह चुनाव लोकतंत्र का सच्चा ट्रायल था, जहां उम्मीदवार आपसी स्वार्थ से ऊपर उठकर लोकतंत्र को मजबूत बनाने में लगे थे। पहला लोकसभा चुनाव कुल 4 महीनों में 68 चरणों में हुआ। लोकसभा चुनाव में वोट डालने वाले पहले भारतीय हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन चीनी तहसील में रहने वाले श्याम शरण नेगी थे। शीतकालीन बर्फबारी से बचने के लिए 25 अक्टूबर 1951 को यहां चुनाव कराया गया था, ताकि बर्फबारी के मौसम से पहले मतदान पूरे हो जाएं।
जबकि शेष भारत ने 3,80,000 रीम कागजों पर छपी मतदाता सूची के आधार पर अगले साल जनवरी और फरवरी में मतदान किया। वहीं जैसलमेर और जोधपुर जैसे कुछ अन्य रेगिस्तानी जिलों में आने वाली कठिनाइयों को ऊंटों पर मतदान दलों के परिवहन की व्यवस्था करके हल किया गया था। जबकि मतदान के लिए जहां भी सार्वजनिक भवन अपर्याप्त साबित हुए, वहां डाक बंगलों और यहां तक कि निजी भवनों का भी उपयोग किया गया। पहले लोकसभा चुनाव में प्रति मतदाता 60 पैसे का खर्च आया था, लेकिन बैलेट बॉक्स बनाने पर ही चुनाव आयोग के लगभग 10 मिलियन खर्च हुए। मतपत्रों पर डाले गए वोटों को संग्रहित करने के लिए लगभग 20 लाख मतपेटियों का उपयोग किया गया था। पहले लोकतांत्रिक अभ्यास की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए मतपेटियों को बुलेट प्रूफ बनाया गया था। उन बक्सों को बनाने में अनुमानित 8,200 टन स्टील का उपयोग किया गया था। इसके अलावा विशेष रूप से भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा ऐसी स्याही को विकसित किया गया था जिसका उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया था कि बार बार मतदान करने वाले मतदाताओं की पहचान की जा सके और उन्हें दोबारा वोट डालने से रोका जा सके। यानी यह स्याही चिन्हित उंगली पर लगभग 1 सप्ताह तक रहने वाली थी। चुनाव आयोग के इन प्रयासों का ही असर रहा कि कुल 17,32,13,635 मतदाताओं में से 8,86,12,171 ने लोकसभा चुनाव के लिए वोट डाले। यानी मतदान का कुल प्रतिशत लगभग 51.15 था। इस प्रयोग की उपलब्धि यूं समझी जा सकती है कि इससे पहले कभी भी इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं ने भाग नहीं लिया था। इस लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए तो लोकसभा में कुल 22 राजनीतिक दलों का प्रतिनिधित्व सामने आया। 489 सदस्यीय सदन में सबसे बड़ी पार्टी के 364 सदस्य थे। वहीं प्रथम लोकसभा में सभी राष्ट्रीय दलों की संयुक्त ताकत थी 418 सदस्य, जबकि राज्य की पार्टियां 34 सीटें प्राप्त करने में सफल रहीं। वहीं निर्दलीय सदस्यों की संख्या 37 थी। पहली लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था, जबकि सदन की पहली बैठक 13 मई 1952 को। जब पूरी दुनिया भारत के इन प्रयासों को असफल बनाने में जुटी थी, तब भारत के नेताओं, अफसरों और मतदाताओं ने यह साबित कर दिया कि भारत एक जीता जागता लोकतंत्र का इतिहास लिख कर रहेगा और उसे कोई भी विपरीत परिस्थिति नहीं रोक पाएगी। तो चलिए व्यूअर्स, चर्चा को विराम देते हुए आज का सवाल नोट कर लेते हैं। पहली लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक भारत की लोकतांत्रिक चुनाव प्रणाली मजबूत हुई है या कमजोर, इस पर अपने विचार दीजिए। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।